फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवानी गुप्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर 4 जो कि है सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हाँ, उससे पहले मैं ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं जो कि हैं कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेम। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बहुत ही डिटेल फॉर्म में दिया गया है, इसलिए ये बहुत ही बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जैसे कि इसने कंप्लीट होने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाए थे, तो ऑब्वियसली इसको बड़ा तो होना ही था। और कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला है रिटन और अनरिटन। ठीक है, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और अनरिटन जो है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है? वो है रिटन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है, मतलब मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है? रिजिड और फ्लेक्सिबल का मिक्सचर है। रिजिड मतलब होता है बहुत ही कठोर, स्ट्रॉन्ग टाइप, ठीक है, हार्ड। और फ्लेक्सिबल मतलब स्मूथ, नरम जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि जब हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट ईजिली हो जाता है तो वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है। और जब अमेंडमेंट ईजिली नहीं हो पाता है तो रिजिड, मतलब कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं, कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं जो हमें लगता है कि अभी के लिए सही नहीं है, और वो चीज़ हमारी सिंपल मेजॉरिटी में चेंज हो जाएगी अगर, है ना, तो वो हमारा फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। और अगर वो स्पेशल मेजॉरिटी से हो, ईजिली नहीं हो, तो वो हमारा होगा रिजिड। तो जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा यूएसए से लिया गया है और फ्लेक्सिबल जो है ब्रिटेन से लिया गया। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों का मिक्सचर है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो 2 टाइप्स की हैं। पहला तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारा इंडिया कैसा है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ठीक है, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है कि पार्लियामेंट ही रूल करेगा। कई सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो पूरे देश के बिहाफ में रूल करेंगे, कोई एक बंदा रूल नहीं करेगा। ठीक है, देन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब नॉमिनल हेड, ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, रियल हेड। तो इसमें क्या होता है? जो इलेक्टोरेट होते हैं, मतलब हम लोग जो वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? लेजिस्लेटिव को चूज़ करेंगे। फिर लेजिस्लेटिव से क्या होगा? कुछ लोग चूज़ करे जाएंगे जो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। तो इसमें क्या है? जो लेजिस्लेटिव है और एग्जीक्यूटिव है एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिपेंड है। ठीक है, और वही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक ही वो है, हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट आर सेम। ठीक है, वहाँ पे कोई अलग अलग नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे क्या है? जो मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव है वो मेंबर लेजिस्लेटिव के नहीं है। जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेटिव के मेंबर है वही एग्जीक्यूटिव के हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिस्टम है प्रेसिडेंशियल, ये हम यूएसए फॉलो करता है, और पार्लियामेंट्री जो है हमारा इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो इंडिपेंडेंट जो जुडिशरी है उसमें क्या होता है? जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है, तो गवर्नमेंट बनती है, तो कई बार ऐसा होता है जो पॉलिटिकल पार्टी होती है मिसयूज़ करने लगती है पावर की, करप्शन करने लगती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसलिए हमारी जो जुडिशरी है, मतलब जो कोर्ट्स हैं उन्हें इंडिपेंडेंट रखा गया है कि वो किसी के दबाव में नहीं रहेंगे। ठीक है, वो अपने, मतलब कि जो भी उनके रूल्स रेगुलेशन वो अपने अलग है, कोई उनको बाउंड नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल फ्री हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं है।
और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पे जुडिशरी जो है डिपेंड नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या है, ये कनेक्टेड है, जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे कोई भी लॉ बनेंगे, कानून बनेंगे, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का मतलब कि हाई कोर्ट देखे, सुप्रीम कोर्ट देखे, डिस्ट्रिक्ट का स्टेट लेवल देखे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक तरह से है, एक सिस्टम है ये, ठीक है, एक सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब एक उस पे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये इंटीग्रेटेड है। देन हमारा है फेडरल सिस्टम एंड यूनिटरी वाइज। तो फेडरल सिस्टम क्या है, फेडरल सिस्टम हम बोल सकते हैं एक तरह से फेडरेशन, संघ बोलते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। अलग अलग स्टेट जब मिल करके एक नेशन का फॉर्म करते हैं उसे हम बोलते हैं फेडरेशन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। तो जब इनका पावर डिवाइड होता है तो ये क्या है, ये आता है हमारे फेडरेशन में, ठीक है। तो फेडरल में क्या होता है, अलग अलग स्टेट को अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट दी जाती है, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ प्रोवाइड करी जाती है, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पावरफुल होती है फेडरल सिस्टम में। और यूएसए जो है हमारा फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है, ठीक है। अब फेडरल सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं, क्या है, टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पहली बात तो, ठीक है, जो आपको पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, किसी से मतलब कि दबाव में नहीं रहेगा। बाई कैमरलिज्म है, मतलब कि 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। डिवीजन ऑफ पावर है, यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर डिवाइड कर दी जाती है, ठीक है। देन हमारा आता है यूनिटरी वाइज, जो क्या होता है, एक यूनिट की तरह वर्क करता है। और इसमें क्या होता है कि सेंट्रल के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। पर इमरजेंसी में क्या होता है इसमें, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों को बैलेंस करके चलता है, फेडरल को और यूनिटरी को, फेडरल सिस्टम, यूनिटरी में दोनों को बैलेंस करके चलता है। तो इसमें क्या होता है, जब कभी इमरजेंसी आ जाती है, कोई भी होता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उससे सारी पावर ले ली जाती है, ठीक है, और नेशनल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, ठीक है। और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, ठीक है, पावरफुल होता है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप इन सेंस कि यहाँ पे स्टेट वाइज सिटीजनशिप नहीं मिलती है कि किस स्टेट से हो, यहाँ पे इंडिया यूनिटी को ज़्यादा माना जाता है, इसलिए ये मतलब कि सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब अमेंडमेंट ईजिली हो जाता है तो फ्लैक्सिबिलिटी होता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, जब भी कभी इमरजेंसी प्रोविजन होगी तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल के पास सबसे ज़्यादा पावर हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ फीचर्स हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्युलर स्टेट, ठीक है। तो सेक्युलर स्टेट ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के है नहीं, ऑलरेडी मैं पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ ये कुछ पॉइंट, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसमें ज़रूर देखिएगा। तो मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा बता देती हूँ। सेक्युलर स्टेट मतलब स्टेट है नो रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इंडिया है किसी भी रिलीजन को नहीं मानता, यहाँ पे मतलब हर तरह के लोग रह सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि वो पाकिस्तान में क्या है, इस्लामिक ही है, ठीक है, पर हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। और ये कब आया, ये हमारा 42nd अमेंडमेंट में आया, पहले नहीं था, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष नहीं था, पर फिर 42nd अमेंडमेंट में इसको धर्मनिरपेक्ष बता दिया गया, इसमें स्टेट में कोई रिलीजन नहीं माना जाएगा। स्टेट हेयर मीन्स पूरे देश से है, होल कंट्री, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब पर्टिकुलर स्टेट को मान लो आप, ठीक है। देन वेलफेयर स्टेट, जब गवर्नमेंट लोगों के लिए करेगी, उसके फेवर के लिए कुछ सोचेगी, अच्छा करने के लिए सोचेगी, ये हमारे वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है, कि गवर्नमेंट हमारे अच्छे के लिए करी है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बारे में सोचेगी, नो, वो हम लोगों के बारे में सोच करके हमारे लिए जो करेगी, ठीक है, वो वेलफेयर स्टेट के लिए करेगी, मतलब हम लोगों के लिए करेगी। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें क्या है, 1 पर्सन 1 वोट, एक इंसान एक ही वोट को दे सकता है। तो इसमें क्या है, एवरी इंडियन हु इज 18 ईयर्स ऑफ एज, जो भी इंडियन है और 18 ईयर्स ऑफ एज का है, ठीक है, और अब या उससे ज़्यादा, ठीक है, इज इंटाइटल्ड टू वोट, वो वोट कर सकता है इन द इलेक्शन में उसको वोट देने का हक है। जो 18 और 18 प्लस है वो आराम से वोट कर सकता है, ठीक है।
और क्या है, जब वोटिंग एज वो रिड्यूस टू 18 ईयर, जो वोटिंग एज है रिड्यूस कर दी गई है, 18 ईयर्स कर दी गई है। पहले क्या थी, फ्रॉम 21 ईयर्स, किससे, फ्रॉम 21 ईयर से, इन 1989 में बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। तो पहले जो हमारी वोटिंग की वो थी एज, वो 21 ईयर्स थी, पर क्या हुआ, वो रिड्यूस कर दी गई, कितनी, 18 ईयर्स कर दी गई। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इमरजेंसी प्रोविज़न। ये कब होता है, जब वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबिलियन होता है, ठीक है, या फिर जब स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगाती है, कब, ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब क्या होता है कि फंड कम हो जाता है और हमें पैसों की ज़रूरत होती है, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में आगे की वीडियोज़ में बताऊँगी। ठीक है, अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम लॉ। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं, सुप्रीम होना चाहिए, जो हमारा कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम लॉ होना चाहिए। देन हमारा है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकार, ये पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 में। ठीक है, तो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, और ब्रीफ में और इसका डिस्कशन आगे की वीडियो में करूँगी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 to 18 में है। देन राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25, 28। ठीक है, आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 to 30। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो जस्टिशिएबल होते हैं। ठीक है, मतलब कि इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट फॉर देयर वायलेशन। अगर कोई इसका हनन करता है, इसके अगेंस्ट जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, इसके अगेंस्ट। ये सारी चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स पे हैं कि हमारे पास हक है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, मौलिक कर्तव्य। जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार थे, फंडामेंटल राइट्स थे, ठीक है, हमें सिटीजन्स को मिलते हैं, वैसे ही हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, तो वो हैं, जैसे हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसको रिस्पेक्ट करें। ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं जो हमें करना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये कब ऐड हुआ, ये ऐड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, एक्ट ऑफ 1976। दीज वर एडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल इमरजेंसी। जब इंटरनल इमरजेंसी आई 1975 से 1977 में, तब ये जो है 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है, तो जो लेजिस्लेटिव होती है, एग्जीक्यूटिव होती है, जो लॉ बनाता है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, तो वो क्या ध्यान दें कि किसी भी प्रिंसिपल को वॉयलेट ना हो, मतलब प्रिंसिपल को ध्यान रखते हुए भी जो भी लॉ पॉलिसी बन रही है उसको ध्यान रखते हुए ही बनाई जाए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आते हैं पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट 4 में आते हैं, आर्टिकल 51 में ए में। देन ये इस्टेब्लिश करते हैं वेलफेयर स्टेट को। किसको इस्टेब्लिश करते हैं, वेलफेयर। जैसे कि ना मतलब कि हम गवर्नमेंट जो होती है सबको एक बराबर देखना चाहती है, वो चाहती है कि कोई भी ऊपर नीचे ना रहे, सब इक्वालिटी में रहें। ठीक है, जो पुअर लोग हैं, पॉवर्टी है, ये इकोनॉमिक कंडीशन है, वो सारी ठीक हो जाए। ठीक है, तो वेलफेयर के लिए होता है। देन नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जैसे फंडामेंटल राइट से जस्टिसेबल थे, हम डायरेक्ट जा सकते थे, पर यहाँ पे नॉट इन्फोर्सबली बाय द कोर्ट फॉर देयर वायलेशन, हम कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं, इसमें ये जस्टिसेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और बाकी डिटेल में मैं आगे के वीडियो में ऑलरेडी इसका एक पूरा टॉपिक है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, होप ये पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।